हेलो दोस्तों, मैं सहदेव शुक्ला आप लोगों का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग पिछले वीडियो में प्रकाश का परावर्तन पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था दर्पण और दर्पण के प्रकार। आज हम लोग पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के नियम। तो गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के नियम के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या बात करेंगे? गोलीय दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंबों के नियम। प्रतिबिंबों के नियम। क्यों नियम जरूरी है? क्योंकि हमें जब नियम पता हो जाएगा तो हमें ये पता हो जाएगा कि कौन सी रेखा या कौन सी प्रकाश किरण आपतित होने के बाद जब वो परावर्तित होती है तो कहाँ से होकर जाएगी। इसलिए हमें ये नियम पढ़ने बहुत ज़रूरी है, जिससे हम प्रतिबिंब जब बनाएंगे, प्रतिबिंब के लिए हमें पूछा जाएगा अगर क्वेश्चन, तो हम उसको स्पष्ट रूप से बता सकते हैं। ठीक, तो अगर हम बात करें तो इसके 3 नियम होते हैं। नियम इसके 3 होते हैं। केवल एक बार हमारे साथ आप समझ लीजिए, रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं। केवल रटने की कोई ज़रूरत नहीं, एक बार समझ जाएंगे आप लोग। किसी भी दर्पण, यानी गोलीय दर्पण है तो हमें पता है कि 2 ही प्रकार के होते हैं गोलीय दर्पण। कौन कौन से? एक अवतल होता है और दूसरा उत्तल होता है। और इन दोनों से प्रतिबिंब जैसा बनता है, कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, आभासी बनेगा, वास्तविक बनेगा, ये सारी चीजें, सारी समस्याएं यही खत्म। ठीक, तो हम लोग बात करें इनका पहला नियम। पहले नियम के लिए हमें पता है, मान लेते हैं एक ये हमारा, ये कौन सा दर्पण, अगर हम इधर इसके पॉलिश लगा देते हैं तो ये हमारा कौन सा दर्पण हो गया? हमने बताया था कि आ का मतलब अंदर, यानी भीतरी भाग से अगर प्रकाश का परावर्तन होता है तो यह अवतल दर्पण हो जाएगा। और यहीं पर हम अगर इधर बात कर लें, यहां मैंने बताया था कि अगर उभरे हुए तल से अगर प्रकाश का परावर्तन होता है तो क्या होगा? ये उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक, तो एक बार फिर अवतल और उत्तल दर्पण क्लियर हो गया। अब हमने ये बताया था कि कोई भी प्रकाश किरण, पिछले वीडियो में जाके देख लीजिएगा अगर कोई समस्या आएगी तो, हमने कहा था कि कोई भी प्रकाश किरण अगर क्या होती है, वो दर्पण पर पड़ती है, यानी आपतित होती है। ठीक, तो वो आपतित होने के बाद क्या होती है? परावर्तित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इधर पॉलिश लगी हुई है तो उस साइड में प्रकाश जानी नहीं है, तो क्या होगा? परावर्तित हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। अभी तक हमें पता था कि परावर्तित होगी, लेकिन अब हमें ये पता करना है कि प्रकाश जब दर्पण पर पड़ेगा तो वो कहां से परावर्तित होगा, यानी परावर्तन के पश्चात किस बिंदु से जाएगा, ये हमें जानना है। ठीक, तो अब इसको हम यहां से साफ कर देते हैं। हमने इसमें बताया था कि अगर हम इसको अगर बढ़ा देते हैं, इमेजिन करिए कि अगर हम इसको देखें, क्योंकि हमने बताया था गोलीय दर्पण एक कांच के खोखले गोले का भाग है। अब यहां पर मैंने कहा था कि यहां पर इसका जो मध्य बिंदु होगा ये हमारा केंद्र कहलाएगा, और इसी को हमने कहा था वक्रता केंद्र कहते हैं, यानी वक्रता केंद्र सी से बोला जाता है, यानी सी से लिखा जाता है। यहां से यहां तक की जो रेखा होगी उसे वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, ये भी मैंने बताया था। ठीक, फिर मैंने बताया था कि F बराबर r/2 होता है, यानी फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। तो वक्रता त्रिज्या तो ये हुई, तो फोकस दूरी आधी हुई, तो मतलब यहां से हो जाएगी यहां तक की फोकस दूरी,
तो ये क्या हो जाएगा, एफ यानी फोकस केंद्र हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब हमने ये भी बताया था कि ये जो रेखा यहां से होगी ये हमारी क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। ये भी मैंने बताया था। अब हम, ये तो क्लियर हो गया। अब हम इसको देखते हैं, जो इनका पहला नियम है, ये हमारा उत्तल दर्पण है। ठीक है। अब यहां पर मान लेते हैं कोई प्रकाश यानी कोई वस्तु रखी हुई है। जब वस्तु से जो है प्रकाश किरणें चलती हैं, ठीक, वस्तु से प्रकाश किरणें चलती हैं और कैसे चलेंगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी। मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश किरणें चली और दर्पण पे पड़ गई, ठीक, और दर्पण पर पड़ी यानी ये आपतित हो गई। क्या हो गई, आपतित हो गई। अब हमें ये पता करना, क्योंकि अभी तक हमें पता था कि ये प्रकाश किरण दर्पण पर पड़ने के बाद क्या होती, परावर्तित हो जाती, लेकिन अब हमें ये पता करना कि कहां से परावर्तित होती है। क्लियर। तो अब हम ये पता करेंगे, यही हमें सीखना इन नियमों में। मतलब प्रकाश की किरण वस्तु से जब चलती है और कहां कैसे चलेगी, मुख्य अक्ष के समानांतर चलेगी। ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समानांतर चलेगी और जब प्रकाश किरण पड़ने के बाद दर्पण पे आपतित होने के बाद ये परावर्तित होती है, तो परावर्तन के पश्चात ये फोकस बिंदु से होकर जाएगी। क्लियर। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलकर दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात वो फोकस बिंदु से होकर जाएगी या आती हुई प्रतीत होगी। आएगी तो हमें क्लियर हो गया, ठीक है, जाएगी, ठीक है। हमने बताया कि समानांतर जाके वो आपतित होगी, आपतित होने के बाद परावर्तित होगी, तो वो कहां जाएगी, फोकस बिंदु से होती हुई जाएगी। ठीक। अब मैंने कहा कि वो आती हुई प्रतीत होगी, बताया, या तो वो जाएगी या तो वो आती हुई प्रतीत होगी। तो यहां पर जाएगी तो क्लियर हो गया, आती हुई प्रतीत कैसे होगा, यहां पर मैंने कहा कि ये हमारा उत्तल दर्पण है। क्या है, उत्तल दर्पण। इसको साफ कर देते हैं। अब हम यहां देखें कि यहां पर एक वस्तु रखी है और वस्तु से प्रकाश किरणें चली और प्रकाश किरणें जाने के बाद ये दर्पण पर आपतित हो गई। आपतित होने के बाद हमें पता है प्रकाश किरणें परावर्तित होंगी, लेकिन ये परावर्तित कहां होंगी, ये इधर हो जाएंगी परावर्तित। परावर्तित हो गई। अब ये परावर्तित हो गई। अब हम अगर देखें तो अगर हम यहां से अगर इसको देखते हैं, इस जगह से मान लेते हैं ये आई हो गई हमारी, यहां से हम अगर देखते हैं इस प्रकाश किरण को, इस बिंदु पर देखते हैं, तो हमें यह लगता है कि ये प्रकाश किरण यहां से आती हुई हमें प्रतीत होगी, यहां से निकलती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फोकस बिंदु हो जाएगा। ठीक। अब हम अगर इसके वक्रता केंद्र के बारे में बात करेंगे तो इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं और ये बिंदु जो होगा हमारा वक्रता केंद्र हो जाएगा। क्लियर, क्लियर हो गया। अब मतलब हमें ये जो पहला नियम ये क्लियर हो गया। पहला नियम क्या है इनका, यदि प्रकाश की किरण किसी वस्तु से चलती हैं और कैसे चलेंगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलकर वो दर्पण पर आपतित होती हैं, आपतित होने के बाद परावर्तित होती हैं, तो परावर्तन के पश्चात जो किरण होगी वो कहां जाएगी, फोकस बिंदु से होते हुए जाएगी, या फिर आती हुई प्रतीत होगी। देखिए आती हुई प्रतीत हो रही है। तो दोनों क्लियर हो गए। अब इसका दूसरा नियम क्या है ये हम देखते हैं।
दूसरा नियम हम देखेंगे। तो दूसरा नियम ये है कि एक हमारा ये उत्तल दर्पण अवतल दर्पण हो गया, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। ठीक, अब इसका कहना ये है कि ये हमारा मुख्य अक्ष है। ठीक, ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है। मतलब कहना कि यदि हम मान लेते हैं कि अभी तक हमें समझ में आया कि यदि कोई प्रकाश किरण समांतर जाएगी तो वो क्या होगी, मुख्य अक्ष के, यानी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो फोकस बिंदु से होती हुई जाएगी परावर्तन के पश्चात। अब कहना यह है कि यदि कोई भी प्रकाश किरण फोकस बिंदु से होकर जाती है यानी आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वो क्या होगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। क्लियर? मतलब यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर आपतित होती है यानी जाती है तो दर्पण पर पड़ने के पश्चात वो क्या होगी, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। ठीक, अब जाएगी या जाती हुई प्रतीत होगी वही उत्तल दर्पण में हम बना देते हैं। क्लियर? अब उत्तल दर्पण में हमने बताया, यहां पर मान लेते हैं कोई प्रकाश किरण रखी हुई है। हमने बताया था कि यदि कोई यहां से गई, मान लेते हैं एक मिनट, ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया। ठीक, ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया। अब हम मान लेते हैं यहां से कोई प्रकाश किरण क्या होती है, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। यहां से कोई प्रकाश किरण क्या होती है, पड़ती है। ठीक, यहां से हमारी कोई प्रकाश किरण पड़ती है तो ये पड़ने के पश्चात क्या होगा, मुख्य अक्ष तो ये है, मुख्य अक्ष तो ये है। अब पड़ने के पश्चात क्या होगा, ये समानांतर हो जाएगी किसके, मुख्य अक्ष के। क्लियर? अब हम अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये देखें, अगर हम इसको आगे बढ़ाना चाहें तो ये हमारा फोकस बिंदु हो जाएगा। क्लियर? मतलब अब समझ में आ गया कि यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर जाती है तो दर्पण पर पड़ने के पश्चात वो क्या होगी, जब परावर्तित होगी तो क्या होगी, वो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। दूसरा नियम हो गया। अब तीसरे नियम की हम बात करें, जो उनका तीसरा नियम है उस पर हम बात कर लेते हैं। तीसरा नियम है ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। तीसरा नियम इनका कहता है कि यदि मुख्य अक्ष ये हो गया, यहां पर कोई वस्तु रखी हुई है और वस्तु से यदि कोई प्रकाश किरण जो हमारी जाती है कहां से, दूसरी, पहली किरण तो हमारी फोकस बिंदु से जाती है, दूसरी किरण जो हमारी वक्रता केंद्र से होते हुए जाएगी, कहां से, वक्रता केंद्र से होती हुई जाएगी, वो क्या है, प्रकाश यानी दर्पण से परावर्तित होकर अपनी ही दिशा में वापस चली आएगी। तो तीसरा नियम है कि यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होती हुई दर्पण पे पड़ती है तो परावर्तन के पश्चात वो अपनी ही दिशा में वापस चली आएगी। ठीक,
अगर हम इसको इधर से देख लेते हैं कि ये जो गई किरण, तो क्या है कि ये यहां से जाती हुई, हमें पता है कि परावर्तन के पश्चात ये किरण कहां से, फोकस बिंदु से जाती हुई जाएगी। तो ये यहां से जाएगी, तो ये जो कटान बिंदु होगा हमारा, यहां प्रतिबिंब बन जाएगा। यही स्थिति इसमें भी होगी कि यदि कोई उत्तल दर्पण में भी होगी। मान लेते हैं कोई उत्तल दर्पण है, यहां पर कोई वस्तु रखी हुई है, यहां से मान लेते हैं जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होती हुई जाएगी, ये वापस चली जाएगी इसी दिशा में। लेकिन हम अगर इसको बढ़ाते हैं, आगे देखते हैं, तो ये कहीं हमको यहां जाती हुई प्रतीत होगी, ठीक, लेकिन ये वापस उसी दिशा में चली जाएगी। अगर इसको हम इस किरण को इधर से देख लें, ये भी देख लें, तो ये जाके यहां चली जाएगी। और अगर हम इसको बढ़ाते हैं इस साइड में, तो यहां पर एक कटान बिंदु हो जाएगा जो प्रतिबिंब बनाएगा, और ये हमारा फोकस बिंदु और ये हमारा वक्रता की त्रिज्या हो जाएगी। इसको आई डैश मान लेते हैं प्रतिबिंब को। तो ये हमारे तीनों नियम थे जिससे क्या है हमारा प्रतिबिंब बनता है। अब इन तीनों नियम की वजह से एक हम फिगर बना के देखते हैं कि कैसा बनता है फिगर, ठीक है, चलो देख लेते हैं। ये हमारा क्या अवतल दर्पण है, ठीक, ये हमारा क्या है अवतल दर्पण है। ये हमारा एक मुख्य अक्ष हो जाएगा, ये मुख्य अक्ष है। हमें पता है कि दर्पण क्या है, गोलीय है, तो इसका कोई केंद्र हो गया। केंद्र हम कहाँ मान लेते हैं, सपोज दैट यहां पर मान लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यहां से अगर हम घुमाएं तो यहां पर ही बनेगा समथिंग, थोड़ा इधर भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी बताया था कि फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती, तो आधे का मतलब यहीं कहीं पर कहीं फोकस बिंदु होगा, यानी ये सी और ये एफ हो जाएगा। अब यहां पर हमने एक वस्तु रख दी, क्या रख दी, वस्तु रख दी। पहला नियम कहता है कि यदि प्रकाश की किरण वस्तु से जाती हुई, यानी मुख्य अक्ष से जाती हुई दर्पण पर पड़ती है मुख्य अक्ष के समांतर जाके, तो वो फोकस बिंदु से होते हुए जाएगी वापस परावर्तन के पश्चात, निकल गई। ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई। दूसरा नियम ये कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होती हुई जाती है, वक्रता केंद्र से होती हुई जाती है, तो दर्पण पर पड़ने के पश्चात वो पुनः अपनी ही दिशा में वापस चली आएगी, पुनः अपनी ही दिशा में वापस चली आएगी, ठीक, क्लियर हो गया। अब ये बिंदु जो है हमारा कटान बिंदु, ये हमारा प्रतिबिंब हो जाएगा। ये आई मान लेते हैं, इसको आई डैश मान लेते हैं, ये वस्तु मान लेते हैं, ओ डैश मान लेते हैं, क्लियर। दूसरा जो नियम, अगला नियम था, वो कह रहा था कि यदि यहां से कोई प्रकाश किरण जाती है, यहां पर पड़ती है, तो पड़ने के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, इधर से निकल जाएगी। क्लियर हो गया। प्रतिबिंब बनने का नियम जो थे वो क्लियर हो गए। अगर ये तीनों नियम क्लियर हैं तो हमें प्रतिबिंब बनाना कोई टफ नहीं है, प्रतिबिंब हम बना सकते हैं।
कैसा बनेगा ये भी हम पता कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मुझे दिख रहा है कि हाँ ये बन रहा है, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। लेकिन उत्तल दर्पण में हम केवल महसूस करते हैं, तो वो हमारा आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छे से। और अगर ये अच्छे से समझ में आ गया तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।